SCV चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस करते हैं. A block of mass 2 kg is moving on a frictionless horizontal surface with a velocity of 1 meter per second towards another block of equal mass kept at rest. The spring constant of the spring fixed at one end is 100 Newton per meter. Find the maximum compression of the spring. तो स्प्रिंग देख के डर मत जाना. अभी मैं आपको इसको समझाता हूं, बहुत आसान लगने लगेगा ये क्वेश्चन आपको. एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, 1 मीटर पर सेकेंड से फ्रिक्शनलेस सरफेस पर मूव कर रहा है. और दूसरा एक ब्लॉक है, उसका भी मास 2 kg है और वो है रेस्ट में. और जो रेस्ट में है ब्लॉक, उसके साथ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर. फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंग में हमको बताना है मैक्सिमम कंप्रेशन. इसमें फिजिक्स क्या लग रही है वो देखते हैं हम. ये ब्लॉक जब यहां आ जाएगा, ये तो रेस्ट में है ही, तो स्प्रिंग के जब कांटेक्ट में आएगा ये ब्लॉक, ये मूव करता हुआ जब इधर आ जाएगा, तो ये पॉइंट जहां स्प्रिंग टच करेगी इसको ब्लॉक को, तो ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी वही इसकी हो जाएगी, स्प्रिंग के इस पॉइंट की. यानी स्प्रिंग भी इधर जाने लगेगी 1 मीटर पर सेकेंड से, इन अदर वर्ड्स कंप्रेस होगी. और यदि वो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो उस कंप्रेस्ड स्प्रिंग में इस तरह के रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. ये वाला फोर्स इस ब्लॉक पर लगेगा लेफ्टवर्ड्स और ये फोर्स इस ब्लॉक पर इधर लगेगा. तो ये तो रेस्ट में था, ये मूव कर रहा था 1 मीटर पर सेकेंड से, और इसके ऊपर यदि इधर फोर्स लगने लगा तो ये रिटार्ड होगा. मतलब ये वाला ब्लॉक, ब्लॉक 1, ये रिटार्ड होने लगेगा और ब्लॉक 2 ये एक्सेलरेट होगा. ये बात आपको समझ में आई होगी. जब भी स्प्रिंग कंप्रेस होती है या एलोंगेट होती है तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं. ये स्प्रिंग तो कंप्रेस हो रही है इसलिए ऐसे फोर्सेस लगे, एलोंगेट हो रही होती तो इनवर्ट फोर्सेस लगते. कुल मिलाकर इसके ऊपर वेलोसिटी के ऑपोजिट फोर्स लगेगा और ये तो रेस्ट में है तो इसके ऊपर इधर लगेगा. तो होगा क्या? होगा ये, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी, 1 से कम होने लगेगी और इसकी 0 से बढ़ने लगेगी, क्योंकि इस पर फोर्स तो इधर लग रहा है. तो ये 1 से कम होगी, ये 0 से बढ़ने लगेगी. तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब दोनों ही ब्लॉक की वेलोसिटीज बराबर हो जाएंगी और तब स्प्रिंग का जो कंप्रेशन है वो भी रुक जाएगा. तो जब इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम हो जाती हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से इस तरह जाने लगते हैं, उसी समय होता है मैक्सिमम कंप्रेशन. मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन की ये शर्त हो गई कि दोनों ब्लॉक्स सेम वेलोसिटी से मूव करने लगे. तो इतना सब आपको एग्जाम में नहीं सोचना. एग्जाम में तो सीधे याद कर लो आप, मैक्सिमम कंप्रेशन कब आता है? जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है. तो एक बात खत्म हो गई. फिर क्या हम इसमें मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? मोमेंटम कंजर्व करने की क्या शर्त होती है? नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए. तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि बात करें तो सरफेस तो फ्रिक्शनलेस है, हॉरिजॉन्टल में स्प्रिंग फोर्सेस आएंगे और वो हो जाएंगे इंटरनल, क्योंकि ब्लॉक स्प्रिंग इसको हमने हमारा सिस्टम बना लिया. तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 है, मतलब हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगा सकते हैं, उससे एक इक्वेशन मिलेगा. दूसरा, क्या हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस से परपेंडिकुलर काम कर रही है, तो उसने तो कोई वर्क किया नहीं. तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज 0. फिर क्या बचता है? ग्रेविटी. तो ग्रेविटी तो वैसे कंजर्वेटिव है, पर वो भी सरफेस से परपेंडिकुलर है, तो उसको भी गोली मारो. बच गए स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव. तो एक्सटर्नल फोर्स डज नो वर्क, इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, एंड सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व. यानी दोनों ही हम लगा सकते हैं. तो दोनों प्रिंसिपल्स से हमको एक एक इक्वेशन मिलेगी, उनके मैनिपुलेशन से हम मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे. तो पहले तो लगाता हूं मैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो पहले कितना है मोमेंटम सिस्टम का? सिस्टम का पहले मोमेंटम है 2 into 1. दूसरा ब्लॉक तो रेस्ट में है, तो 2 into 1 SI में ही काम कर रहे हैं. तो ये पहले का मोमेंटम. और बाद में
बाद में टोटल मास ले लेते हैं। टोटल मास कितना, 2 + 2 वो हो जाएगा 4 इंटू उनकी कॉमन वेलोसिटी, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं। तो यहां से हमको v मिल गया, जो कॉमन वेलोसिटी है वो मिल गई। कितनी हो गई वो, 1/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक काम खत्म हुआ। और अब लगाएंगे हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कितनी है मैकेनिकल एनर्जी, पहले सिर्फ इसके पास है, स्प्रिंग अनकंप्रेस्ड अनस्ट्रेच्ड है और वो ब्लॉक रेस्ट में, तो इसके पास है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, और वो कितनी है, हाफ इसका मास 2 इंटू वी स्क्वायर, मतलब 1/2। ये है टोटल एनर्जी सिस्टम की। और बाद में दोनों ही हाफ 1/2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ, दोनों का मिलकर मास कितना है 4 इंटू वी स्क्वायर मतलब हाफ स्क्वायर, मतलब 1/4। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो रहेगी पूरे समय। बचती क्या है, बचती है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के, मतलब 100 इंटू एक्स स्क्वायर। और यही हमको फाइंड करना है, क्योंकि फाइंड क्या करना है हमको, मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है, जब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं ब्लॉक्स। इसको सॉल्व करना है तो हाफ हाफ और ये हाफ कैंसिल, इधर ये 4 से 4 कैंसिल, ये 2 बच गया इधर एलएचएस में, और इधर क्या बचा 1 प्लस 100 एक्स स्क्वायर। ये सब एसआई में चल रहा है, तो अब इसको इधर ले गए तो ये 1 हुआ, यानी एक्स स्क्वायर इज 1/100, एक्स स्क्वायर इज 1/100 एंड देयरफॉर एक्स इज कितना हो जाएगा, 1/10 मीटर। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो फिर बहुत जल्दी हो जाएगा। ये सब बातें तो दिमाग में चलेंगी आपके, मैक्सिमम कंप्रेशन कब, जब वेलोसिटीज सेम हो जाए। फिर फ्रिक्शनलेस सुनते ही से मोमेंटम कंजर्व कर देना। और स्प्रिंग जैसी आती है यहाँ पर, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लेना है हमको, ये भी याद रखना, मतलब एनर्जी भी कंजर्व रहेगी कुल मिला के, मैकेनिकल एनर्जी। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है 10 सेंटीमीटर।